बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। यह हमारी यूनिट 1 कंप्लीट रहेगी। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा और साथ ही जितनी अन्य आपके शेष आपके चैप्टर बच रहे हैं, जितने भी आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने ऑलरेडी सभी का जो है सिलेबस चैप्टर्स क्लासें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। जैसे कि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सभी के ऑलरेडी मैंने जो है क्लासें करा रखी हैं। अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स क्लासें आप ले सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले पहले एक हमारा महासंग्राम का भी क्लास आएगी। यदि आपके पास जो है कम समय बचता है तो मैं इसीलिए लास्ट में महासंग्राम की क्लास करा देता हूं कि कम समय में आपके यदि उसी को देख लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे आप चैप्टर्स क्लासें ले लीजिए क्योंकि आपके पास काफ़ी समय भी है। तो चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि चैनल पर हमारे फर्स्ट यूनिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सब बीए की आर्ट सेमेस्टर की और आर्ट सेमेस्टर की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, पेपर आपका है इकोनॉमिक्स का। इसमें आपको पढ़ना है आर्थिक विचार का इतिहास, पेपर का आपका नेम रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थर्ड आपका पेपर का नेम है, पेपर का टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर इसका देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको जो है कौटिल्य जी के जो आर्थिक विचार है आपको पढ़ना है, क्या है इनके, और दादा भाई नौरोजी जी के आर्थिक विचार क्या है, आर.सी. दत्त जी के आर्थिक विचार क्या है, भीमराव अम्बेडकर जी के आर्थिक विचार क्या है, राम मनोहर लोहिया जी के आर्थिक विचार क्या है, और गांधी जी के जो है आर्थिक विचार क्या है। तो इनमें से जितने भी आपके जो कि विचारक हैं, ठीक है, तो इनके आर्थिक विचार क्या है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बनेगा। पूछ लेगा कौटिल्य जी के जो है आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए, इनकी जो है विवेचना कीजिए इनके आर्थिक विचारों की। अभी पूछ लेगा गांधी जी के जो है विचारों का वर्णन कीजिए, जो इनके जो है आर्थिक विचार हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मैं सारे के सारे इसमें जो विचारक हैं इन सभी के हम आर्थिक विचारों को आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौटिल्य जी के आर्थिक हम विचारों को समझेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि कौटिल्य के आर्थिक विचारों को आपको जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो कौटिल्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षक के अंतर्गत जो है किया जा सकता है। तो इन्होंने जो है कई सारे आर्थिक विचार दिए हैं, सभी अलग अलग इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि राज्य पर इन्होंने अपना आर्थिक विचार दिया है और भी बहुत सारे सिद्धांतों पर विचार दिया है, जैसे कि और भी इसमें दिए होंगे, जैसे कि भौतिक धन का उद्देश्य व प्रकृति। तो इस तरह से इनके जो है जो कि इनके विचार हैं आर्थिक, तो इनके माध्यम से आज हम समझेंगे इनके जितने भी आर्थिक विचार हैं। तो इन्होंने जो है राज्य पर अपना आर्थिक विचार दिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। ये कहते हैं जो राज्य है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य प्रजा की रक्षा है। मतलब जो है राज्य जो है मनुष्य के द्वारा एक निर्मित संस्था है और राज्य का जो सर्वप्रथम उद्देश्य रहता है उसमें रहने वाले जो लोग रहती हैं, जो प्रजा रहती है, उसकी रक्षा करना और उसके जीवन का निर्माण करना होना चाहिए। उसने जो है कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन के लिए 3 सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो कौटिल्य जी ने राज्य के उन्हीं के जो है संबंध में, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने जो है 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने बताया है कि राज्य में वे जो है उद्योग खोले जाने चाहिए। वे कहते हैं कि राज्य में उद्योग खोले जाने चाहिए जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। तो इनका जो पहला सिद्धांत है, इन्होंने कहा है कि राज्य में ऐसे उद्योग खोले जाने चाहिए जिससे वो राज्य में जो रहने वाले लोग हैं वे आत्मनिर्भर बन सके, उनकी जीविका जो है बनी रहे। ठीक है, फिर है दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है, वे कहते हैं कि पशुपालन, कृषि, सूती वस्त्र उद्योग निजी क्षेत्र में संचालन के लिए जो है छोड़े जाने चाहिए। मतलब जो है कहते हैं कि कुछ ऐसे जो है क्षेत्र जो है छोड़े जाने चाहिए, जैसे कि पशुपालन के लिए, कृषि व सूती वस्त्र उद्योग के लिए निजी क्षेत्र के संचालन के छोड़े जाने चाहिए कुछ। ठीक है, फिर है इसमें तीसरा इन्होंने बताया है कि राज्य को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन, उसका वितरण, उसका उपभोग आदि जो है सभी क्रियाएं सफलतापूर्वक हो सके। इनका जो तीसरा सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि राज्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। मान लो आपने किसी चीज़ का उत्पादन किया, आपने कोई कंपनी लगाया, तो उसमें जो उत्पादन हुआ उसका वितरण भी सही से हो जाए, उसका उपभोग भी हो जाए सही से और सभी क्रियाएं सफलतापूर्वक
चलती रहे। ठीक है, तो इन्होंने जो है राज्य के संबंध में अपने जो है शैक्षिक विचार को, अपने आर्थिक विचार को स्पष्ट किया। फिर इन्होंने भौतिक धन का उद्देश्य व प्रकृति संबंधी अपना विचार स्पष्ट किया है, अपना शैक्षिक विचार को इन्होंने रखा है। कैटल के अनुसार मुद्रा जो है सरकारी अथवा निजी संपत्ति, संचित धन, बहुमूल्य जो है धातुएं, उपभोग व हस्तांतरित किया जाने वाला धन इत्यादि सभी के अलग अलग स्वरूप होते हैं। कैटल धन के लक्षण बताते हुए उन विधियों का भी उल्लेख जो है करता है जिनसे जो है धन उत्पन्न किया जाना चाहिए। वह जो उचित साधनों से अर्जित धन को ही जो है अच्छा मानता है। ये कहते हैं कि धन जो है विभिन्न लोगों के पास रहते हैं, निजी संपत्ति होता है, सरकारी अथवा निजी संपत्ति, संचित धन, बहुमूल्य धातुओं, उपभोग, हस्तांतरित किया जाने वाला धन। तो इस तरह से अलग अलग इसके रूप होते हैं धन के। और कैटल ने धन के लक्षण को बताते हुए बहुत विधियों का उल्लेख किया है और जिनसे जो है धन उत्पन्न किया जाना चाहिए वह उचित साधनों से अर्जित धन को ही अच्छा मानते हैं। मतलब जो है वह धन को अच्छा कैसे मानते हैं, जब उचित साधनों से जब कोई धन अर्जित किया जाए, अच्छे कार्यों से, उचित साधनों से जब कोई धन कमाया जाए, उसी को अच्छा मानते हैं। क्योंकि उसकी मानता थी कि मनुष्य धन के लिए नहीं वरन धन मनुष्य के लिए होता है, उसे जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होना चाहिए। भविष्य के प्रति धन संग्रह को भी वह उचित मानता था। फिर अगला इन्होंने विचार दिया है कि कृषि तथा जो पशुपालन संबंधी इन्होंने अपना विचार स्पष्ट किया है कैटल जी। तो कैटल जो है कृषि, पशुपालन, व्यापार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक मानते थे और उनके अनुसार कृषि व्यवसाय हमें अनेक जो है जो कि वस्तुएं होती जो खाद्य सामग्री प्राप्त होता है और जो है वन समाप्ति और पशुधन इत्यादि जो है प्रदान करने वाला होता है। फिर है और अच्छे किस्म के बीज, हल बैल, सिंचाई के लिए साधनों का, फसलों का उल्लेख करता है और धान और गेहूं की फसल को वह सर्वोत्तम मानता है। फिर अगला इन्होंने जो विचार दिया है व्यापार के संबंध में, कैटल जी कहते हैं कि व्यापार व चुंगी को राजा की आय का सर्वोत्तम जो है स्रोत बताता हुआ कैटल राजा से यह अपेक्षा करता था कि व्यापारियों की सुविधा के लिए अच्छे गोदामों, धर्मशालाओं, सुरक्षा के लिए पुलिस आदि की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है राज्यों से संबंधित इनका जो एक विचार है, राजस्व के संबंध में कैटल के विचार अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता कि उनके समकालीन विचारक आधुनिक बजट प्रणाली से परिचित थे। कैटल जो है बेसी के बजट को उचित जो है मानते थे। कौन से बजट को? बेसी के बजट को। ठीक है, और उनके अनुसार जो है शासन के सारे कार्य राजकोष पर निर्भर करते थे, इसलिए राजा को अपने कोषागार पर अधिक जो है ध्यान देना चाहिए। फिर है कीमत व वियमन, इनके संबंधी जो इन्होंने विचार दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कीमतों पर आवश्यक नियंत्रण लगाने में वाणिज्य नियंत्रण की सहायता ली जाती थी। अनाज और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका विक्रय केवल राज्य द्वारा ही अधिकृत व्यापारी ही कर सकते थे। तो निश्चित मूल्य से अधिक पर वस्तुएं बेचे जाने पर व्यापारियों को जुर्माना करने की भी व्यवस्था की थी। फिर है जनसंख्या संबंधी इनके जो विचार थे कैटल जी के, तो प्राचीन भारतीय विचारक जनसंख्या को शक्ति का जो है प्रतीक मानते थे और इसकी वृद्धि जो है आवश्यक समझते थे। और इस संबंध में कैटल का सुझाव था कि अपने देश की आबादी को बढ़ाकर अथवा विदेशियों को बुलवाकर राजा को अपने पुराने जनपदों को बसाए जाने की व्यवस्था जो है करनी चाहिए। फिर है सामाजिक जो है कल्याण, तो कैटल तथा जो है अन्य सामाजिक विचारकों के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि इन सभी के अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को राज्य द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक बताया गया। फिर इन्होंने श्रम संबंधी जो है एक सिद्धांत इन्होंने बताया है, अपने विचार को स्पष्ट किया है श्रम के माध्यम से। तो कैटल जो है श्रम संबंधी अनेक नियमों का उल्लेख करता हुआ श्रम की गरिमा को अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण मानता था। उनका विचार था कि राजा को अपने कर्मचारियों की योग्यता व कार्य क्षमता के अनुसार वेतन, अन्य जो है भत्ते देने चाहिए। मतलब जो है इनका कहना था कि राजा जो होता है उनके जो भी कर्मचारी होते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार, कौन सा कर्मचारी कितना कार्य करता है, उसकी योग्यता क्या है, तो उसके अनुसार सभी को कार्य क्षमता के अनुसार वेतन देना चाहिए और उसको भत्ते भी जो है देने चाहिए। किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के जो आश्रितों को समुचित आर्थिक सहायता दिया जाना भी जो है राज्य का प्रमुख कर्तव्य जो है माना जाता है। तो ये कहते हैं मान लो कोई कर्मचारी आपके राज्य में काम करते हुए मर जाता है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान, तो उसकी मृत्यु हो जाने के पास उसके जो घर वाले हैं तो उसको भी आर्थिक सहायता राजा को देना चाहिए।
ठीक है, तो ये थे इनके कैटलेजी के आर्थिक विचार। अब यहाँ से हम कैटलेजी की जो कि अर्थशास्त्र की इन्होंने परिभाषा को दिया है, इसको भी समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कैटलेजी के अर्थशास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए या फिर कैटलेजी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ से इसकी हम परिभाषा को भी समझ लेते हैं अर्थशास्त्र की। तो कैटले ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थ तथा अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य के व्यवहार, मतलब जो है जीविका को वे अर्थ कहते हैं, और मनुष्यों से युक्ति भूमि का नाम ही अर्थ है। तो इस भूमि की प्राप्ति, उसके रक्षण के लिए किया जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कैटल के अनुसार अर्थशास्त्र एक निरंतर चलने वाला क्रम है और अर्थशास्त्र का संबंध धर्म से है। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है, और धन जो है संपदा ही वस्तुएं, सेना और मित्र आदि जो है संपत्ति जुटाती हैं। अतः उन्हें बताया कि धर्म, सदाचार, आनंद धन से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इनकी परिभाषा अर्थशास्त्र की आपको लिखना है। फिर है अगले यहाँ से जो कि हमारे विचारक हैं दादा भाई नौरोजी, इनके आर्थिक विचार क्या हैं इनको हम समझेंगे। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक दादा भाई नौरोजी, इनका जो जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। ये जो है भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनेता थे। ये इनका जो है जो जन्म जो कि 4 सितंबर 1825 के मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। अब यहाँ से इनके हम आर्थिक विचारों को समझेंगे। दादा भाई नौरोजी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इनमें से सभी ग्रंथों में भारत में निर्धनता, गैर ब्रिटिश शासन सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। तो इसी पुस्तक में उनके जो है आर्थिक विचारों का समावेश है। उनके आर्थिक विचार जो है निम्नलिखित थे। उन्होंने जो आर्थिक जो विचार लिखे हैं अपने निर्धनता पर लिखे हैं, गरीबी पर, विदेशी गमन अथवा जो है निष्कासन सिद्धांत पर इन्होंने लिखे हैं, और भारत की राष्ट्रीय आय पर लिखे हैं अपने विचार, और ब्रिटिश शासन की आलोचना की है। तो इन पर जो है इन्होंने अपने आर्थिक विचार को स्पष्ट किया है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो देशी गमन निष्कासन सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है और निर्धनता के बारे में। तो हम यहाँ से हम दोनों क्वेश्चन कराए दे रहे हैं इनके आर्थिक विचारों को। तो नौरोजी के प्रवास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब प्रवास सिद्धांत को ही हम निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। नौरोजी जी का यदि प्रवास सिद्धांत पूछ रहा तो मतलब निष्कासन सिद्धांत ही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की प्रवास सिद्धांत को हम निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं। प्रवाह का सिद्धांत उनकी पुस्तक का केंद्र बिंदु कहा जाता है। उनके अनुसार देश के नागरिक जो है तथा उद्योग धंधे पर भारी करारोपण करके जो आय प्राप्त की जाती थी वो आय का इंग्लैंड में भेज देते थे। यदि अंग्रेज इस रुपये का देश में व्यय करते तो देश के नव निर्माण खर्च करते तो देश में धन का वितरण होता, और जो है धन विदेश जाने से भी जो है रोक लिया जाता। इनका कहना था कि जो भी पहले जो है उद्योग धंधे जो होते थे, ठीक है, नागरिकों द्वारा जो उसके द्वारा जो कर लिया जाता था, जो कर लगाया जाता था, वो जो कर होता था इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। और यदि अंग्रेज जो है इस रुपये का व्यय जो है इसी देश में करते तो इस देश का जो है नवनिर्माण होता, ठीक है, देश का वितरण होता अच्छे से, और धन जो है अपने देश में ही खर्च होता। तो ऐसा करने से देश की आर्थिक क्रियाएँ जो है प्रोत्साहित होने लगती हैं और देश की समृद्धि भी जो है बढ़ती है। परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। नौरोजी ने अनुमान लगाया कि सन 1900 तक भारत की आय में से 200 जो है लाख पाउंड से अधिक धन भारत से बाहर जा चुका था, और ऐसी दशा में पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता था। नौरोजी का मत था कि देश का समस्त धन देश में नहीं लगाया गया तो देश में पूंजी निर्माण तथा वार्षिक जो उत्पादन की दर है इसको जो है बढ़ाया नहीं जा सकेगा, ठीक है, इनका ये मानना था। फिर है नौरोजी का मत था कि स्वदेश से विदेश को होने वाले धन के प्रवाह से देश के 2 प्रकार की हानियां हुई थी। जैसे कि एक है पूंजी में निरंतर कमी आई थी और उद्योग धंधों के विकास का जो है अवरुद्ध हो जाना। तो हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नौरोजी जो है विदेशी पूंजी को स्वदेश में आमंत्रित करने के पक्ष में नहीं थे। वे जो है विकास के कार्यों के लिए विदेशी पूंजी को भी जो आमंत्रित करना चाहते थे, परंतु वे अंग्रेज शासन ऐसा नहीं करना चाहते थे। वह अंग्रेज की इस नीति के जो है कटु आलोचक थे और जिनका उद्देश्य भारत का जो है शोषण करना था। अतः नौरोजी भारत के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिससे देश की आय का उपयोग देश में ही किया जा सके। इनका मानना था कि देश का जो आय है, जो भी यहाँ से उत्पादन होता है, जो भी यहाँ से कर लिया जाता है, तो उसका कर जो है दूसरे देश में न लगाया जाए, यहीं की आर्थिक व्यवस्था में लगाया जाए। इनका ये मानना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आर.सी. दत्त जी के हम आर्थिक विचारों को समझेंगे। आर.सी. दत्त में इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त जी। इनके आर्थिक विचार क्या है इनको भी समझ लीजिएगा।
तो आर.सी. दत्त ने भारत के उद्योग धंधों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश शासन की पूर्व के उद्योग शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में विख्यात थी। इससे हमारे उद्योग द्वारा निर्मित माल के निर्यात से पर्याप्त आय जो है प्राप्त होती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से देश के उद्योग धंधों का पतन हो गया। इनका कहना था कि पहले क्या था, ब्रिटिश शासन के पूर्व मतलब इस ब्रिटिश शासन जब आई इससे पहले जो है भारत में जो है उद्योग शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जो है पूरे विश्व में विख्यात थी और विश्व में बेची जाती थी पर्याप्त, जिससे आय प्राप्त होती थी। लेकिन जब से ब्रिटिश शासन आ गई, स्थापना होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से देश के उद्योग धंधे क्या है, पतन हो गए, उसका मतलब है बंद हो गए। और ब्रिटिश शासन की नीति के कारण भारत निर्माण माल के निर्यातक के स्थान पर कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया और इस कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश के उद्योगों में होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उद्योगों द्वारा तैयार सामान को भारत में बेचकर लाभ कमाती थी और भारत का सूती वस्त्र उद्योग विश्व विख्यात था। लेकिन इस उद्योग का ब्रिटिश नीति के कारण पूरी तरह से पतन हो गया था। तो ये इनका आर्थिक विचार था। और भी हम यहाँ से देखेंगे जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी का आर्थिक विचार क्या था, इनको भी हम समझेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख आर्थिक विचारों में भारतीय अर्थव्यवस्था में न्याय, समानता, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त करना इसमें शामिल है। उन्होंने जो भारत के औद्योगिकीकरण को बढ़ाकर कृषि पर निर्भरता कम करने और सामूहिक खेती के साथ साथ कृषि राष्ट्रीयकरण करने, न्यूनतम मजदूरी लागू करने, भारतीय रिजर्व यानी जो है आरबीआई की स्थापना की वकालत की, जो आज के संदर्भ में भी जो है प्रासंगिक है। तो यहाँ से हम इनके आर्थिक विचारों को समझेंगे, जैसे कि औद्योगिक और जो है कृषि सुधार। तो औद्योगिकीकरण और कृषि सुधार में अम्बेडकर ने भारत की छोटी और अलाभकारी कृषि जोतों की समस्या का समाधान औद्योगिकीकरण को जो है बढ़ावा देने में देखा और उनका मानना था कि तीव्र औद्योगिकीकरण कृषि पर दबाव कम करेगा, पूंजी निर्माण को बढ़ाएगा और कृषि उत्पादकता में जो है सुधार लाएगा। फिर है राष्ट्रीयकरण और सामूहिक खेती। तो उन्होंने जो है भारतीय कृषि के एकीकरण, सामूहिक खेती को अपनाने का सुझाव भी दिया। मजदूरों के अधिकार के लिए न्यूनतम मजदूरी का समर्थन किया और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने पर भी जो है जोर दिया। फिर है आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख आर्थिक योगदान में से एक थी। फिर है भूमिहीन मजदूरों पर जोर। तो कृषि सुधार के लिए उन्होंने भूमिहीन मजदूरों के लिए उत्थान, उन्हें जो है कृषि से हटाकर अन्य जो है क्षेत्र में नियोजित करने पर बल भी दिया। फिर है सामाजिक और आर्थिक जो है असमानता। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक समानता आवश्यक है। उसके अनुसार आर्थिक असमानता वाले समाज में राजनीतिक समानता का कोई भी जो अर्थ नहीं है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। फिर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार क्या हैं, इनको हम समझेंगे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार का जो केंद्र था समाजवाद था, जिसमें जो उन्होंने उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, लघु इकाई उद्योग और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, आर्थिक सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित न हो। उन्होंने कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने पर जो है बल दिया ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। उनका मानना था कि भारत की आर्थिक विषमता का मूल कारण जो है जाति व्यवस्था थी, इसीलिए उन्होंने जो आर्थिक समानता के साथ सामाजिक समानता पर भी जो है ध्यान दिया, उस पर बल दिया। तो इनके आर्थिक विचार क्या हैं, जैसे कि समाजवाद और जो है सामूहिक जो है स्वामित्व। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे और वे मानते थे कि उत्पादन के सभी साधन राष्ट्र के सामूहिक संपत्ति होने चाहिए, न कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में। फिर है विकेंद्रीकरण और जो है लघु इकाई प्रौद्योगिकी। वे जो है बड़ी और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बजाय विकेंद्रीकरण व्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि छोटी मशीनें, लघु इकाइयों के उपयोग से आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। लोहिया का मानना था कि भारत की उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कृषि के साथ साथ ग्रामीण जो कुटीर उद्योग हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, अचार बनाना, वस्त्र निर्माण, इसको भी उन्होंने जो है बढ़ावा देने की वकालत की, जिससे ग्रामीण जो लोग हैं आत्मनिर्भर जो है बन सके। फिर उन्होंने और भी विचार दिए, जैसे कि ग्रामीण उद्योग में मशीनों और मजदूरों का मिश्रण। तो भारत जैसे कि देश में जहां मजदूरों की संख्या अधिक है, उन्होंने मशीनों से अधिक प्रयोग को अस्वीकार किया। मतलब जो है इनका मानना था कि मशीनों को यदि उपयोग भारत में हो जाएगा तो क्योंकि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है भारत में, तो मजदूर क्या करेंगे। तो उन्होंने जो है मशीनों को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि उद्योग में आधुनिक मशीनें मजदूर के श्रम का एक कह सकते हो संतुलित मिश्रण होना चाहिए। फिर है आर्थिक और सामाजिक समानता।
तो लोहिया ने आर्थिक विषमताओं को कम करने के साथ साथ जातिगत असमानता को भी दूर करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक सामाजिक विषमता बनी रहेगी, सच्ची आर्थिक समानता जो है संभव नहीं है। फिर है समाजवाद के दोहरे प्रभाव। तो उन्होंने जो है गांधीवादी और मार्क्सवादी समाजवाद के तत्वों को मिलाकर एक नया राम मनोहर लोहिया समाजवाद प्रस्तुत किया, जो समाजवाद न्याय आर्थिक समानता पर जो है आधारित था। तो इस तरह से इनके आपको विचार लिख देने हैं। अब यहाँ से लास्ट में है कि गांधी जी के आर्थिक विचारों को आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आने की संभावना 100% है। ठीक है, अब इसमें जो आर्थिक विचार मैं करा रहा हूँ पूरे सभी में इनके आर्थिक विचार करा रहा हूँ। अब जैसे कि एग्जाम में पूछ ले कि गांधी जी का आदर्शवाद क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं सभी पॉइंटों के माध्यम से हर एक इनके विचार हैं मैं सभी को स्पष्ट कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी पूछ सकता है। चलिए, तो गांधी जी का संपूर्ण जो है आर्थिक चिंतन नैतिकता और व्यवहारिकता के लिए हुआ है, एवं जो है सादा जीवन, उच्च विचार तथा जो है जियो और जीनो दो जैसी मानवीय मान्यताओं पर आधारित है। उनका अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का ही एक भाग है। इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं उद्देश्यों से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के कुछ प्रमुख आर्थिक विचार सिद्धांत है, जैसे कि गांधी जी का आदर्शवाद। गांधी जी ने अपने विचारों में रस्किन से अत्यधिक जो प्रभावित हुए थे। रस्किन की रचना ऑन टू द लास्ट में गांधी जी ने वह प्रेरणा प्राप्त की थी कि जिसके अंतर्गत वह जो है जीवन के किसी भी कार्यकलाप में गरीबतम व्यक्ति की जो है बात करते थे। और गांधी जी की संपूर्ण आर्थिक विचारधारा नैतिक और आर्थिक व्यवहारिक है। एडम स्मिथ के विचार के ठीक विपरीत कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। महात्मा गांधी का विचार था कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य अनेक परिस्थितियों से भी प्रभावित होकर अभी प्रभावित होता है और उसका आचरण जो है इस प्रकार से जो परिवर्तित किया जा सकता है कि उसे जो है समाज के हित में संचालित किया जा सके। इस दृष्टिकोण का आशय है कि आर्थिक नियम जो है शाश्वत नहीं होकर के परिस्थितियों व वातावरण से प्रभावित होते हैं। कार्ल मार्क्स भी जो है आर्थिक नियमों को परिवर्तनशील मानते थे। वह ताकत के इस्तेमाल से यह जो है चाहते थे कि इन नियमों में कुछ जो है परिवर्तन किया जाए तो सामाजिक न्याय के अधिक समीप हो। परंतु गांधी जी के हृदय परिवर्तन द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। वह जो है शक्ति के इस्तेमाल के विरुद्ध थे। और कार्ल मार्क्स और गांधी के दृष्टिकोण का सर्वप्रथम जो अंतर है, अहिंसा गांधी का प्रमुख अस्त्र था। ठीक है, फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ अगला इनका सिद्धांत है जो आर्थिक विचार है, यांत्रिकरण से जो है संबंधी विचार इनका था। तो गांधी जी जो है मशीनों का विरोध करते थे। गांधी जी का विचार था कि ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यांत्रिकरण पर गांधी जी का क्या विचार था। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो गांधी जी जो यंत्र थे, जो मशीनीकरण था, इनका जो है विरोध करते थे। मशीनें जो है मनुष्य को बेरोजगार बनाती हैं, गांधी जी का मानना था। और पूंजीपति के हाथ में ऐसा अस्त्र दे देती है जिसके इस्तेमाल से वह जो श्रमिकों का शोषण करने में सफल होता है। गांधी जी बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योग की स्थापना किए जाने के पक्षपाती थे, क्योंकि कुटीर उद्योग अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं। मशीनीकरण के विभिन्न दोषों से मुक्त होते आवश्यकता अनुसार मशीनीकरण के पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि यदि श्रम शक्ति की कमी हो अथवा कोई कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर हो तो उसको मशीनी से किया जाना। मतलब जो है ये मशीनों का विरोध करते थे। ये कहते थे कि मशीन का कार्य करो, लेकिन जो कार्य मनुष्य के द्वारा ना किया जा सके उसको मशीनों से कर लीजिए, और जो मनुष्य के द्वारा कार्य किया जा सके उसको मनुष्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। जैसे जो मजदूर लोग हैं उनको जो है कह सकते हो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक, उनका शोषण ना किया जा सके। फिर है न्यासवाद का सिद्धांत। तो न्यास मूल रूप से जो है उस मान्यता पर आधारित है कि धन संपूर्ण समाज का होता है, न कि केवल जो है एक व्यक्ति का। तो पूंजीवादी प्रणालियों के दोषों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने विचार जो है प्रस्तुत किया। उनके अनुसार निजी पूंजी को, जो कि बुराइयों की एक जड़ है, समाज के जो है खातेदारी अथवा जो है ट्रस्ट के रूप में जो है रखा जाना चाहिए। पूंजीपति को समझना चाहिए कि संपत्ति उसके निजी लाभ के लिए ना होकर के समस्त समाज के लिए होती है। गांधी जी का विश्वास था कि यदि अधिकांश असमानता स्वयं समाप्त हो जाएगी तो वर्ग विहीन आर्थिक व्यवस्था के लिए समुचित वातावरण जो है निर्मित हो जाएगा। उनका विचार था कि खातेदार के सिद्धांत को लागू किए जाने के लोकमत के महत्व जो है दिया जाना चाहिए। फिर है आत्मनिर्भरता संबंधी विचार महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी विकेंद्रीकरण के आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो दृष्टिकोण से जो है आत्मनिर्भर, मतलब इनका जो है एक चाहते थे कि भारत के जो नागरिक हैं आत्मनिर्भर बन सके। उनके विचार में उत्पत्ति के उद्देश्य बड़े बड़े औजारों का विस्तार ना होकर के सामान्य
व्यक्ति की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। उनका विचार था कि हमें अपना ध्यान ऐसे गांवों के निर्माण में केंद्रित करना चाहिए जो अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूर्ति स्वयं में सक्षम हो और दूसरे पर निर्भर न हो करते हो। तो वह उत्पादन के केंद्रीकरण के विरोधी थे और जिसके अंतर्गत कुछ चुने हुए व्यक्ति उत्पत्ति को नियंत्रण करके लाखों लोगों को अपना दास बना लेते हैं। तो महात्मा गांधी का विश्वास था कि गांव में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करने से वितरण के साथ साथ उत्पत्ति और उपभोग में संतुलन स्थापित हो जाएगा। गांधी जी गांव को आर्थिक विकास के आधार पर मुख्य इकाई मानते थे। उनका कहना था कि यदि इस इकाई को मजबूत कर दिया जाए तो आधुनिकीकरण की अनेक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चाहते थे कि गांव गांव में भी उद्योग लगाए जाएं जिससे किसी भी प्रकार का जो अनबैलेंस है उसको समाप्त किया जा सके, संतुलित स्थापित किया जा सके। फिर है अर्थशास्त्र का उद्देश्य एवं अध्ययन प्रणाली। तो गांधी जी ने अर्थशास्त्र के नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया था और उस अर्थशास्त्र को जिसमें नैतिकता भावात्मक मूल्यों का अभाव हो, इसकी तुलना मधुमक्खी की छत्ते से की थी, जिसमें मधुमक्खी के कारण जीवन तो होता है परंतु जीवन के सुरभ्य अथवा सजीव जीवन का अभाव होता है। महात्मा गांधी मानवीय जीवन का पूर्णतया से अध्ययन किए जाने वाले पक्षपाती थे। वे धर्म, नीति, नीतिशास्त्र आदि के विभाजित क्रिया द्वारा मानवीय जीवन का अध्ययन किए जाने का विरोध करते थे। फिर है मुद्रा एवं गरिमा। मुद्रा एवं श्रम की गरिमा संबंधी इनका विचार क्या था, इसको भी समझ लीजिए। तो महात्मा गांधी श्रम की गरिमा को बनाए रखने के पक्षपाती थे। उनका विचार था कि श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। श्रम को महात्मा गांधी एक पूंजा मानते थे, यानी वर्क इज वर्शिप। और उनका प्रमुख नारा था कि उनका विचार था कि इनका प्रमुख नारा था वर्क इज वर्शिप, महात्मा गांधी जी का प्रमुख नारा था। और उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम द्वारा ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका को उत्पन्न करना चाहिए। महात्मा गांधी मुद्रा के अनेक बुराइयों को देखते थे और उनके अनुसार मुद्रा की उपस्थिति से सारी मानवीय मूल्यों को भुला देने में मदद की और इसकी उपस्थिति में उत्पादन उपभोक्ता के बीच जो खाई थी इतनी चौड़ी हो गई थी कि बाजार इतना विस्तृत हो गया था कि हमारी पहुंच से बाहर हो चुका था। गांधी मुद्रा के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के पक्षधर में थे जिसमें श्रम का धन का स्वरूप हो और न कि धात्विक मुद्रा। ठीक है, तो ये चाहते थे, एक ऐसी प्रणाली लाना चाहते थे जिसमें व्यक्ति को श्रम के बदले धन अर्जित हो अच्छा खासा। फिर है वर्ण व्यवस्था। तो महात्मा गांधी प्राचीन व्यवसायिक श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था को उत्तम मानते थे। महात्मा गांधी के वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचारपूर्ण व्यवसायिक श्रम विभाजन से था, न कि जाति भेदभाव से। तो गांधी जी का विचार था कि वर्ण व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत या किसी व्यवसाय के अनेक बारीकियों और रहस्यों का ज्ञान अपने माता पिता के उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं या फिर लेता है। गांधी जी मनुष्य के व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने से भी पक्षपाती थे, लेकिन केवल उसी दशा में जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण धन अर्जन न होकर के सेवा हो। मतलब इनका कहना था कि व्यक्ति का दृष्टिकोण धन का अर्जन करने न हो करके बल्कि व्यक्ति की सेवा करना हो। और इस संबंध में गांधी जी का कहना था कि अपनी इच्छा से सामाजिक बंधनों को संपूर्ण समाज की दृष्टि में स्वीकार करने पर व्यक्ति और समाज जिसका वह सदस्य दोनों ही समृद्ध होंगे। फिर है कृषि अर्थव्यवस्था संबंधी इनका विचार है। तो गांधी जी कृषि व्यवसाय की कठिनाइयों को देखा और समझा और वह समझते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा इन कठिनाइयों को दूर कर कृषि क्षेत्र को एक संपन्न किया जाना चाहिए। और उनके विचार में भूमि प्राकृत प्रदत्त वस्तु होती है, अतः उस पर किसी विशेष या वर्ग विशेष का अधिकार न होकर के संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, मध्यस्थों के उन्मूलन, किसानों के स्वामित्व अधिकार आदि की पर भी महात्मा गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए थे। फिर है कि खादी का अर्थशास्त्र। एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी जी का खादी का अर्थशास्त्र क्या है। तो गांधी जी ने तत्कालीन राष्ट्रीय व आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में खादी के प्रयोग पर विशेष बल दिया था। गांधी जी का खादी का अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से भिन्न था, क्योंकि साधारण अर्थशास्त्र में मानवीय नैतिक मूल्यों को महत्व न दे करके भौतिक बातों को महत्व दिया जाता था, जबकि खादी का अर्थशास्त्र है इसमें मानवीय मूल्यों का ही प्रतीक था। महात्मा गांधी खादी से संबंधित विचारधारा देश के राजस्व
प्राप्ति की जो है समस्या से जुड़ी थी। उनका कहना था कि खादी का प्रयोग हमें आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारी आत्मनिर्भर हमें जो है आज़ादी की ओर ले जाएगी। फिर है जनसंख्या संबंधी इनका विचार था। तो गांधी जी अधिक जनसंख्या के ये जो पक्षपाती नहीं थे और उनके जो है विचार में देश की जनसंख्या देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप ही होनी चाहिए थी, उससे जो है अधिक नहीं। मतलब इनका कहना था कि जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए जितने संसाधन हो। गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है संयम ब्रह्मचर्य पर भी जो है बल दिया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए वह यौन शिक्षा के भी जो है पक्षपाती थे और जिससे जो है वह अपने जो है यौन आवेगों को नियंत्रण में जो है रख सके। फिर है वितरण और जो है राज्य संबंधी इनके विचार थे। तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में ही जो है सम्मान वितरण की वास्तविक योजना वह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन हो। उदाहरण के लिए यदि कोई जो व्यक्ति 1 किलो आटा चाहता है और दूसरा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को अपनी रोटी के लिए 1/4 किलो आटा चाहता है, तो दोनों ही व्यक्ति इस स्थिति में होने चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो आदर्श आर्थिक व्यवस्था में समान वितरण के पक्षपाती थे। और करारोपण के संबंध में गांधी जी के विचार थे कि कर जो है लोगों की करदेय क्षमता के अनुसार ही लगाए जाने चाहिए। उनका सुझाव था कि करों के रूप में प्राप्त राशि को सरकार को मानवीय कल्याण में व्यक्ति पर जो है खर्चा करना चाहिए। ठीक है, इनका कहना था कि जो भी सरकार टैक्स कर लगाती है तो उसी आवश्यकता के अनुसार लगानी चाहिए कि व्यक्ति का स्टेटस कितना है, गरीब कैसे, उस हिसाब से लगानी चाहिए। और जितना भी टैक्स होता है तो सरकार को मानव कल्याण पर ही खर्च करनी चाहिए। फिर है सर्वोदय। तो गांधी जी के जो है सर्वोदय का दर्शन स्वतंत्रता, समानता, न्याय और जो है बंधुत्व के ऊंचे आदर्शों पर आधारित था। सर्वोदय का अर्थ है ऐसे जो है विकास कार्यक्रम से है जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित हो और जो व्यक्ति, समुदाय, देश का जो है एक समग्र विकास करता हो। गांधी जी का विश्वास था कि सर्वोदय के आधार पर ही सच्चे राजस्व की स्थापना की जा सकती है। उनके मत में सर्वोदय ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो शोषण तथा जो है वर्ग संघर्ष से मुक्त होकर के लोगों के बहुमुखी विकास पर अवसर जो है प्रदान करता है। और अपनी जो है योजना में गांधी जी ने स्त्रियों को भी जो है समान अधिकार दिए जाने पर जो है बल दिया है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको जो है लिख देना है। भाई इतने ही इनके सच्चे विचार थे। महात्मा गांधी जी के सबसे ज़्यादा आर्थिक विचार थे जो कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। इनका सर्वोदय का विचार पूछ सकता है, वितरण राजस्व संबंधी विचार पूछ सकता है, जनसंख्या संबंधी विचार, खादी का अर्थशास्त्र इनका क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है छोटे छोटे भी पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग में करा दिए हैं, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से आपके नहीं फंसेगा। अन्य जितनी भी इसके शेष चैप्टर है बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। आप चैनल से लगे रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। कोई भी मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।